हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनसे भी सवालात करेंगे तैमूर के ऊपर कि क्या उनको बीमारी कौन सी बीमारी है, क्या है और उन्होंने इस पे क्या इलाज किया, क्या है उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट इसको दी जा रही है। तो आए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर उस्मान हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी सुबह को एक पेशेंट हमारे पास आया तैमूर नाम का, 14 साल का। तो हमारे पास एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आया कि तो बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर था। हाई ग्रेड फीवर के साथ बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत सुस्त होना। और जब इनसे फर्दर हमने पूछा तो इन्होंने हिस्ट्री दी कि 3 दिनों तक इनको जो है वो फीवर हाई ग्रेड रहा और उल्टियों की और डिहाइड्रेशन की इनकी बेसिकली कंप्लेन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारी यही होती है कि हम लोग पहले तो पेशेंट को डिहाइड्रेट करें ताकि, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली वो जब वॉमिटिंग्स कर रहा है या लूज मोशंस हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हो जाते हैं, जिसको हमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना होगा। बिल्कुल, जो नमकियात जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं, उसके साथ हमें जो फ्लूइड इनटेक है, जो ऑब्वियसली वॉमिटिंग के थ्रू या लूज मोशन के थ्रू रिड्यूस होता है, ज़्यादा वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से वो खत्म हो जाता है, तो उसको हमें करना होता है कवर। इसके लिए हम लोगों ने रिंगल लैक्टेट दिया उसको। सही सही। अच्छा, इन्होंने क्योंकि अच्छा, इनके यहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह हाँ, हुए? इन्होंने पहले ही, क्योंकि इनको जैसे फीवर हो रहा था तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो उनमें उन्होंने बताया कि इनके जो प्लेटलेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, जिस पे फिर हमने कहा कि इनको MPICT जो मलेरिया के लिए और डेंगू के लिए टेस्ट करवाए जाएं। तो जब हमने मलेरिया का टेस्ट कराया तो उसमें वाइवेक्स एक होता है, सेल्सीपेरम होते हैं, अलग अलग होते हैं, प्लास्मोडियम होता है, तो वैसे कॉमनली जो प्लास्मोडियम और वाइवेक्स होते हैं, तो वाइवेक्स इनका जो है वो पॉजिटिव आया। तो ये एक अच्छा। हमारे पास इंडिकेशन आई कि हाँ, हम इसको मलेरिया में कर सकते हैं। बट जब हमने डेंगू किया तो यूजुअली ये काउंटर उसमें होते हैं कि या तो मलेरिया आपका आएगा या डेंगू आएगा, बट उनका जो था वो डेंगू भी पॉजिटिव आया, जिसके लिए फिर एक क्रॉस चेक के लिए फिर से हमने एक चीज़ की कि हम इसको कंफर्म करें कि क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक फॉल्स हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल। दोनों चीज़ हो जाती हैं। अच्छा, अब फर्दर अभी जिस तरह इनको हम डायग्नोस करेंगे, कंफर्म करेंगे कि आया कि इनका डेंगू ही हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस में रखें या हम लोग मलेरिया रखें, तो उसके बाद हमारी जो डेंगू की दूसरी ट्रीटमेंट है, जैसे इनका पॉजिटिव आया, उसमें यही है कि देखिए, डेंगू के लिए ऐसा एक पर्सनली उसके लिए कोई दवा नहीं है जो एक्यूरेटली उसको हिट करे। डेंगू के लिए जो मेन ट्रीटमेंट होती है कि वो 15 डेज तक आपके बॉडी में रहता है। अच्छा ठीक अच्छा। है, अब वो विद इन 15 डेज उसका इंक्लाइन फेज होता है, फिर मॉडरेट फेज उसका एक होता है, उसके बाद डिक्लाइन फेज में आता है, जिसमें अच्छा। स्लो एंड ग्रेजुअल पे ड्रेस्टिकली उसके प्लेटलेट्स रिड्यूस होंगे, फिर एक टाइम आएगा कि वो उसी जगह पे रुक जाएंगे और फिर उसके बाद वो बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेट भी यूजली कभी कभी कर जाता है, तो हमें बेसिकली उसमें ये देखना कि प्लेटलेट्स जो हैं उनको हमें जो है वो बैलेंस में रखना है, प्लेटलेट्स को ज़्यादा रिड्यूस नहीं होने देना। और अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है जिसमें यूजली लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिससे हम अगर करें। यही चीज मुझे मुझे मेरे को भी यही सवाल करना था कि बहुत सारे सवाल लोग करते हैं कि अगर डेंगू हो जाए तो क्या करना चाहिए, फौरन घबरा जाते हैं कि इसमें ऐसे क्या करें कि जिससे घर पे भी ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि आपको पता है आजकल की जो हालात चल रहे हैं, यहाँ पर सही। सैलाब गर्दाओं का मसला चल रहा है, साथ में वैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा चल रही है, उसके अंदर बंदा क्या करे? तो पहले तो बेसिकली हमें फ्लूइड हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रखनी है। मेन अच्छा। जो हमारी की है वो है कि फ्लूइड हाइड्रेशन हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट की रखनी है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, क्योंकि इंट्रावीनसली ज़्यादा प्रेफरेंसली की जाता है, क्योंकि पेशेंट वैसे ही कंप्लेन ये होता है कि उसको वॉमिटिंग ही हो रही है, तो बिल्कुल। आप जो भी देंगे वो ऑब्वियसली वॉमिट कर देगा। तो इंट्रावीनसली उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करें, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखें। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे पास वाइटामिन हो गए, मल्टी वाइटामिन हो गए, वो आप उनको दें। अच्छा, सिरप आता है रीप्लेट के नाम से, तो सही। वो अगर हम उन पेशेंट को देते हैं तो उससे भी एक इम्प्रूवमेंट आती है कि उससे भी प्लेटलेट्स कुछ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ जो ड्रेस्टिकली गिर रहे हैं वो भी एक जगह पे ग्रेजुअल रुकना शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाता है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि पपीते के पत्ते का अगर अर्क निकाल के पिलाया जाए कहा है, और तो उसके अंदर क्या कहते हैं? मेडिकली तो खैर मैं मुझे इस चीज़ के बारे में एक नहीं पता कि पपीते के पत्तों में इस चीज़ का है या नहीं, बट हाँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, तो यूजली हुआ है कि पेशेंट जैसे आते हैं तो वो उनको पपीते, जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं तो उनको पपीते के जूस पिलाना। अच्छा,
एक चीज जैसे मैं रीप्लेट का आपको बताया कि प्लेटलेट को बढ़ाना, उसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें भी पपीते के पत्ते का ही अच्छा, अगर दिया हुआ है। तो किसी को अगर पत्ते वगैरह नहीं मिलते तो ये रिप्लेट तो अगर आप खिलाएंगे रीप्लेट अगर हम तो उसके, उससे हाँ, कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। रीप्लेट को अगर हम उससे एक्सचेंज कर लेते हैं कि बजाय हम पपीते के पत्ते हमें नहीं मिल पा रहे, नहीं है पॉसिबल, या हम उसको एक नहीं समझते, तो एक ड्रग फॉर्म में हमारे पास, ओरल फॉर्म में हमारे पास ये सिरप है जिसको हम फिर यूज कर सकते तो ये बहुत ज्यादा कड़वा होता होगा, ये पी पाएंगे बच्चे हैं। हाँ वगैरह ये पी बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल वो पी सकते हैं। कड़वा तो नहीं होता? नहीं, इतना ज्यादा उसका नहीं है। और मैं नहीं समझता कि, क्योंकि देखिए ड्रग्स तो हमें लेने ना, सिरप है या ओरल फॉर्म है, तो लेने तो हमें हैं क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर कड़वा भी है तो मेन तो हमारा इस वक्त मोटिव यही है ना कि हम पेशेंट को बचाएं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम लोग इस चीज को देखें। कुछ पेशेंट का ऐसा मसला आ जाता है कि जैसे कि उनके प्लेटलेट अगर ज्यादा नीचे गिर जाते हैं तो फिर उनको प्लेटलेट लगाने पड़ते हैं, तो उसके अंदर क्या करना चाहिए कि जो क्या हल है इसका? जो मैं इंडिकेशन समझता हूँ ना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की, हर किसी की एक अपनी प्रैक्टिस और एक अपनी एक उनकी एक बॉर्डर लाइन है। यूजली कुछ कहते हैं कि 50,000 से 50,000 से कम हो तो आप उसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करें, कुछ कहते हैं 20,000 से कम हो उसमें आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करें। बट मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनके 10,000 या 5,000 तक भी प्लेटलेट रिड्यूस हुए, मगर उनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं किया और विद इन टाइम वो रिकवर हो गए। और फिर जब हमने नेक्स्ट देखा तो 1.5 लाख 2 लाख तक उनका हुआ। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कॉम्प्लिकेट कर जाता है, तो सवाल ये कि क्या है कॉम्प्लिकेशन, है क्या जो होता है स्किन में। यूजुअली अगर आप देखें तो रेड कलर के स्पॉट्स, काइंड ऑफ एलर्जिक टाइप, जिस तरह के स्पॉट्स आपके स्किन में हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि जो स्मॉल कैपिलरीज जो होती हैं वो बर्स्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके प्लेटलेट के साथ रिड्यूस हुए हैं, तो वो जो है पैचेस आपके फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। एक ये इस साइन पे मैं फौरन इंडिकेट करता हूँ कि आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कराएं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपका 5,000 या 10,000 पे आपके पैचेस आएंगे। 1 लाख के पेशेंट्स जिनके 1 लाख प्लेटलेट है उनको भी ये पैचेस आते हैं, 50,000 है उस पर भी आते हैं, तो उस पर भी आपको करना है। दैट मीन्स कि वो अब कॉम्प्लिकेट हो गया। अब आप इसको नहीं देखेंगे कि वो कितना रिड्यूस हो रहा है जो हम प्लेटलेट दें, अब फौरन उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। अगर बच्चा यहाँ पे जो पेशेंट है स्टूल पास करता है, ब्लैक कलर्ड स्टूल है, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि वो ब्लड कंटेनिंग स्टूल है, तो वो आपके पास एक इंडिकेशन है कि आप उसमें फौरन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे। नेजली अगर नेजल ब्लीडिंग हो रही है या ओरल ब्लीडिंग है, गम ब्लीडिंग है, ये कॉम्प्लिकेशन में आता है, तो उसमें हम उनको फौरन ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे ताकि जो उसकी ब्लीडिंग है वो रुक सके, क्योंकि उसको आप नहीं रोक सकते, वो इतना वैसे ही रिड्यूस हुआ हुआ है, देन वो कॉम्प्लिकेट हो गया, तो वो फिर विदाउट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के और फर्दर पे उसके लिए जैसे ट्रांसअमीन वगैरह हो गए बाकी चीज़ें, तो ये उसको भी देना जरूरी है। उसके अलावा फिर उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक पाएगी और अल्टीमेटली पेशेंट डेथ की तरफ इसीलिए जाते हैं क्योंकि डायग्नोस्टिक एक जो है कि वो लोगों के पास नहीं है कि हम इंडिकेशन क्या है। अगर आप घर पे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कॉम्प्लिकेट हुआ, बिल्कुल अब हर वक्त तो डॉक्टर के पास नहीं जो बताएगा, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आप एक इंडिकेट कर सकते हो कि हाँ इसको हम अगर पॉइंट को लेके चलें तो हमें फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, फौरन हॉस्पिटल के पास ले जाना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स है जिसपे हम समझेंगे ये कॉम्प्लिकेशन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसमें हमें रहनुमाई की, इसलिए आपका जज़ाकल्लाह। तो आपने सुना कि यहाँ पर किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, सैलानी की तरफ से किस तरीके से ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और माशाल्लाह मैंने यहाँ पर अपना टेस्ट खुद मैंने भी टेस्ट करवाया, डेंगू का भी करवाया और सीबीसी भी करवाया। जब डेंगू होता है तो सीबीसी डेली बेसिस के ऊपर सीबीसी हुआ जाता है, बाहर से अगर आप टेस्ट करवाएं तो 300-400 यही एवरेज इसका रेट है बाहर सीबीसी का, सिर्फ सीबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर माशाल्लाह 150 रुपये में सीबीसी किया जाता है, जो कि इसका मैंने देखा कि मैंने ईसा से बाकी बहुत सारी जगहों से भी टेस्ट करवाए और यहाँ से टेस्ट करवाए, दोनों की रिपोर्ट माशाल्लाह सेम ही आई, कोई फ़र्क ऐसा मुझे नहीं लगा। तो मैंने खुद भी अपने यहाँ पर टेस्ट करवाया, सीबीसी भी करवाया, डेंगू भी करवाया। अब डेंगू की रिपोर्ट इंशाल्लाह एक दिन में आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या है उसके अंदर इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर आप टेस्ट करवाते हैं या कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आके भी आप टेस्ट करवाएं, आपको कम कीमत के अंदर एक तो होगा, और जो साहिब हैसियत नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा इसकी सहूलत दी गई है, प्लेटलेट के हवाले से, ब्लड के हवाले से। कोशिश करें क्योंकि यहाँ पर ये थैलेसीमिया का बच्चों का इलाज करते हैं, बेसिकली ये है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, तो कोशिश करें कि उनके लिए ब्लड डोनेट भी करें, और यहाँ पर आके टेस्ट करवाएंगे तो वो उनकी अमाउंट इनको ही काम आएगी, और ये कम से कम अमाउंट के अंदर ये काम करते हैं माशाल्लाह। तो आए साथ दें हमारा, जज़ाकल्लाह।